तो आज अपन इसमें बचे हुए 2 कुल की चर्चा और कर लेंगे। एनसीईआरटी में तो एक ही कुल है लीलियेसी। मैं आपको उसके साइड में एक कुल और पढ़ाऊंगा। तो मैं पहला पढ़ा रहा हूं आपको लीलियेसी। पहले तो इसका अन्य नाम आप देख सकते हो। वैसे तो इसके नाम में एसी आ रहा है, इसलिए नए नाम की जरूरत तो है नहीं इसको। पर इस कुल में लिली आता है, इसलिए अपन इसको लिली कुल के नाम से भी जानते हैं। या इसमें प्याज आता है तो अपन इसको प्याज कुल के नाम से भी जानते हैं। तो लिली कुल या प्याज कुल इसके दो दूसरे नाम है जो आपको याद करने हैं। अब अपन इसके लक्षण की बात करेंगे। तो सबसे पहले वही वितरण। ये भी आप देख सकते हो एंजियोस्पर्मी पादपों का कुल है। तो वितरण में वही विश्वव्यापी होगा। चाहे आप इसे विश्वव्यापी बोल दीजिए, चाहे आप इसे सर्वव्यापी बोल दीजिए, बात एक ही है। हर जगह होता है, पूरे विश्व में इसके पौधे पाए जाते हैं। लीलियेसी एक बीजपत्री पादपों का कुल है। इतना जरूर ध्यान रखना, आपने इससे पहले जो दो कुल पढ़े थे फाबेसी और सोलनेसी, वो द्विबीजी पादपों के कुल थे। और लीलियेसी एक बीजपत्री पादपों का कुल है। वितरण खत्म। अब अपन कायिक अभिलक्षण में जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्वभाव। देखो एक बीजपत्री पादप जो होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है कि ज्यादातर वो साक होते हैं, उनमें लकड़ी कम में ही बनती है। तो इस कुल के अधिकांश पौधे साक होते हैं। और साक में भी वो बहुवर्षीय साक होते हैं, ये भी खास है। साक के पौधे ज्यादातर एक वर्षीय ही होते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, बहुवर्षीय साक है। उसका कारण है बहुवर्षीय साक होने का, इनमें भूमिगत तने के रूपांतरण पाए जाते हैं। तने के भूमिगत रूपांतरण आपने पढ़ा था। यहाँ पर प्रकंद होता है, कुछ में घनकंद होता है, कुछ में सल्ककंद होता है। और जिसमें तने के भूमिगत रूपांतरण होते हैं, आप जानते हो वो चिरकारिता प्रदर्शित करते हैं। तो ये बहुवर्षीय साक क्यों है? क्योंकि इसमें प्रकंद होता है, क्योंकि इनमें कईयों में घनकंद होता है, क्योंकि कईयों में क्या होता है, सल्ककंद होता है। इसलिए ये बहुवर्षीय साक माने जाते हैं। तो ये याद करने की बात है कि इस कुल के अधिकांश पौधे साक होते हैं। साक में भी ज्यादातर बहुवर्षीय साक होते हैं। और बहुवर्षीय साक इसलिए बताया क्योंकि इनमें प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद ये पाए जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ झाड़ी हो सकते हैं, कुछ वृक्ष भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर बहुवर्षीय साक है। जड़, रूट एक बीजपत्री पादपों का कुल है, तो प्राय अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। कोई नई बात नहीं है। अपस्थानिक मूल तंत्र। तना, यहां तने में अधिकांश पौधे साक थे, तो प्राय साकीय होता है। और खास बात है कि तने के भूमिगत रूपांतरण यहां पाए जाते हैं। जैसे कईयों में प्रकंद होता है, ये प्रकंद आप पेरिस नाम का पौधा पढ़ते हो, उसमें होता है। घनकंद आप पढ़ते हो, आप एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कोलचिकम, ये आपने तने में भी पढ़ा था, ये उसमें होता है। सल्ककंद आप देखोगे यहां पर लहसुन में होता है, प्याज में होता है। तो यहां प्याज में होता है सल्ककंद, लहसुन में भी सल्ककंद होता है। ध्यान दे। तो तना साकीय होता है। तने के भूमिगत रूपांतरण या प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद सब पाए जाते हैं। प्रकंद पेरिस में, घनकंद कोलचिकम में, सल्ककंद प्याज और लहसुन में होता है। तने की यही बातें। पत्ती, ये एक बीजपत्री पादपों का कुल है, इसलिए पत्तियां प्राय यहां अनानुपर्णी होती है, अनुपर्ण नहीं होते पत्तियों में। पत्तियां प्राय अवरंती होती है, पत्तियों में वृंत नहीं होता। पत्तियां जो होती है उनमें समांतर शिरा विन्यास होता है। देखो एक बीजपत्री पादपों का कुल है, इसलिए समांतर शिरा विन्यास। पत्तियां एकांतर पर्ण विन्यास में लगी होती है। आपके कोर्स में तीनों ही कुल में एकांतर पर्ण विन्यास था। और पत्तियां प्राय सरल होती है। पत्तियां यहां आधारी पत्तियां होती है, रेखीय पत्तियां होती है, आधारी या मूलज बोल दीजिए आप। मतलब ये पत्ती भूमिगत तने से निकलती है। अब से प्याज है, जो पत्ती भूमिगत तने से निकलेगी वो आपको ऐसे लगेगा जैसे जड़ से निकल रही हो, क्योंकि भूमि के अंदर तो जड़ ही होती है नॉर्मली। तो अब ये ऊपर वाली पत्ती को कोई जमीन पर खड़ा हुआ प्रेक्षक देखेगा तो उसको लगेगी कि ये पत्तियां जमीन में से निकल रही है, जड़ से निकल रही है, निकलती भूमिगत तने से है। तो ये पत्तियां जो भूमिगत तने से निकलती है पर जड़ से निकलती हुई प्रतीत होती है, उनको बोलते हैं मूलज पत्तियां। तो यहां मूलज पत्तियां होती है, आधारी पत्तियां होती है। ध्यान देना, मूलज या आधारी पत्तियां। ध्यान से, ये पत्ती की बात थी। अब पुष्पीय विलक्षण, जिसमें सबसे पहले पुष्पक्रम की चर्चा कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी बोलती है इसमें प्राय सहसीमाक्षी,
अम्बिलेट पुष्पक्रम होता है यहां पर कईयों में, तो पर एनसीईआरटी ने बोला प्राय सीमाक्षी याद करना पड़ेगा। कई प्रकार के पुष्पक्रम होते हैं इस फैमिली में। पुष्प, और देखो पुष्प का वर्णन करने के लिए आपको पुष्प सूत्र आना चाहिए। वो पुष्प सूत्र में इधर लिख देता हूं। पुष्प का वर्णन करने के लिए पुष्प सूत्र आना चाहिए आपका। पुष्प सूत्र इसका ये होता है BR। ये निशान अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसको निशान याद नहीं है उसके लिए दिक्कत है। ये देखो बहुत आराम से वर्णन करोगे। तिरछा सम्मित पुष्प होता है, सहपत्री पुष्प होता है, उभयलिंगी पुष्प होता है। यहाँ 3 ही चक्कर दिखाया मैंने, तो अपूर्ण पुष्प होता है। और यहां पर 3 या 3 की गुणज में पुष्प पत्रों की संख्या है तो त्रितयी पुष्प होता है। आप जानते हो जब किसी पुष्प में पुष्प पत्रों की संख्या विभिन्न चक्रों में 3 हो या 3 की गुणज हो, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो त्रितयी पुष्प होता है। और नीचे लाइन है तो हाइपोगाइनस पुष्प होता है, यानी सहपत्री, तिरछा सम्मित, उभयलिंगी, अपूर्ण पुष्प, हाइपोगाइनस पुष्प और त्रितयी पुष्प होता है यहां पर। अब एक यहां पर एक बीजपत्री है इसलिए पुष्प त्रितयी है, ये आपने पहले पढ़ा भी था। अब अपन बात करते हैं पुष्प में एक एक चक्र की। तो सबसे पहले परिदल पुंज की बात कर लेते हैं, पेरियंथ की बात कर लेते हैं। ये रहा परिदल पुंज। आप देखिए यहां पर 6 परिदल होते हैं, दिखाए गए हैं 3 + 3, 6 परिदल होते हैं। 2 चक्रों में विन्यासित होते हैं। बाहरी चक्र में कितने हैं? 3, और भीतरी चक्र में भी कितने हैं? 3। ये देखो ये एक परिदल मैंने बताया था, एक बीजपत्री पादपों की विशेषता होती है। परिदल क्या होते हैं आप ये भी जानते हो कि जब बाह्य दल और दल एक जैसे हो जाते हैं तो वो संयुक्त रूप से परिदल कहलाते हैं। ये देखिए ये मैंने 3 बाहरी चक्कर में बनाए हैं और 3 मैंने भीतरी चक्कर में बनाए हैं, ये याद करने पड़ेंगे। 6 परिदल होते हैं, 3 बाहरी चक्कर में और 3 भीतरी चक्कर में। ये देखिए ये 6 परिदल, 3 भीतर 3 बाहरी चक्कर में, ये जुड़े हुए हैं। कोष्टक में संख्या दिखाई है मैंने, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, बिना कोष्टक के भी संख्या दिखाई है। तो आप बता सकते हो कि 6 परिदल होते हैं, 3 + 3 के 2 चक्र में विन्यासित, मतलब बाहरी चक्कर में 3, भीतरी चक्कर में भी 3। ये पृथक परिदली या संयुक्त परिदलीय अवस्था में होते हैं। दोनों तरह की अवस्थाओं में है, पृथक या संयुक्त परिदलीय अवस्था में। विन्यास कोर स्पर्शी, एनसीईआरटी इसको कोर स्पर्शी बोलती है। कोर स्पर्शी लीलियसी के नाम से आए तो, परंतु प्याज में जिसका चित्र मैं बना रहा हूं उसमें ये कोर छादी होते हैं। प्याज में कोर छादी, प्याज का चित्र बना रहा हूं मैं, ये कोर छादी, इसमें कोई बाहर कोई अंदर है, और कोर स्पर्शी में कोई अंदर बाहर नहीं होता। तो प्राय कोर स्पर्शी पर प्याज में कोर छादी। पुमंग 6 पुंकेसर होते हैं, दिखाई दे रहा है। 3 + 3 के 2 चक्रों में विन्यासित हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है। पृथक पुंकेसरी अवस्था में होते हैं, दिखाई दे रहा है, कोई जुड़ा हुआ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। बाहरी चक्कर में भी 3 और भीतरी चक्कर में भी 3। ये बाहरी चक्कर में 1 2 3, ये भीतरी चक्कर के 1 2 3, 6 पुंकेसर, पृथक पुंकेसरी, 3 + 3 के 2 चक्र में विन्यासित, बाहरी चक्कर में 3, भीतरी चक्कर में भी 3, पृथक पुंकेसरी। पर ये पुंकेसर परिदलग्न होते हैं। ये देखो ये निशान बता रहा है कि ये परिदलग्न है, मैंने इनको परिदलों से जोड़ दिया है, मतलब इनमें ससंजन नहीं है परंतु आसंजन होता है। ये पुमंग में परिदलग्न पुंकेसर होते हैं। एपीफिलस, ये आपने पहले भी पढ़ा था, परिदलग्न पुंकेसर। एपीथिलस, फिलस स्टेमन। डाइथिकस पराकोष होता है, अंतर्मुखी पराकोष, अंतर्मुखी पुंकेसर होते हैं। जायांग कोई भी नया नहीं है, आराम से दिख रहा है। त्रिअंडपी जायांग होता है, संयुक्त अंडपी जायांग होता है। लाइन नीचे है, इसका मतलब ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। अंडाशय में ये देखो कोष्टक बना दिया मैंने, त्रिकोष्ठ की अंडाशय होता है। और ये देखो सीमांत बीजांड, स्तंभीय बीजांडान्यास होता है। बीजांडान्यास स्तंभीय,
ये आपने पहली बार नहीं पढ़ा है। स्तंभीय या अक्षीय बीजांडान्यास आपने पहले भी पढ़ा था, या अक्षीय या स्तंभीय बीजांडान्यास होता है। यानी त्रिअंडपी जायांग, संयुक्तांडपी जायांग, ऊर्ध्ववर्तीय अंडाशय, त्रिकोष्ठकीय अंडाशय, स्तंभीय या अक्षीय बीजांडान्यास, वर्तिका सरल, वर्तिकाग्र त्रिपालीवत होता है। यह याद करने की बात है। फल, पुष्प खत्म होने के बाद में फल की बात करते हैं। फल यहां पर प्रायः कैप्सूल होता है, ज्यादातर में कैप्सूल होता है, यह याद कर लेना। कभी कभी बेरी होता है, ज्यादातर में कैप्सूल और कभी कभी बेरी। बीज, एक बीजपत्री पादपों का कुल है, तो बीज प्रायः भ्रूणपोषी होते हैं, याद करें, ध्यान देना। पुष्प सूत्र बोर्ड पर बना हुआ है और पुष्प चित्र मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। ये प्याज का चित्र है। अब इसके आर्थिक महत्व में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सजावटी होते हैं। सजावटी में दो पौधे लिखे हुए हैं, आपको याद करना पड़ेगा। एक तो ट्यूलिप, ये सजावटी है, और एक ग्लोरी लिली, ये भी सजावटी है। ग्लोरी लिली का बोटेनिकल नाम ग्लोरियोसा सुपरबा, ट्यूलिप ऑलरेडी बोटेनिकल नाम है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो औषधि में काम आते हैं, इंपोर्टेंट। औषधि में काम आने वाला पौधा एक लिखा आपके एलोवेरा, ये ग्वार पाठा है। आप जानते हो इसकी पत्तियां का गुद्दा जो होता है वो दस्तावर होता है। बाबा रामदेव इससे बहुत फेमस कर चुका है। एलोवेरा, ग्वार पाठा, इंपोर्टेंट। कुछ पौधे सब्जी के रूप में काम आते हैं, तो सब्जी देने वाले पौधे दो हैं यहाँ पर। एक आपके एस्पेरेगस लिखा हुआ है, ये बोटेनिकल नाम है, और एक कोलचिकम लिखा हुआ है। कोलचिकम की खास बात है इसमें घनकंद होता है, और इसके घनकंद से एक एल्केलॉइड निकलता है जिसका नाम है कोल्चिसीन। ये समसूत्री विष होता है कोल्चिसीन, ये आप आगे साइटोलॉजी में पढ़ोगे। समसूत्री विष समसूत्री विभाजन को अवरुद्ध कर देता है कहीं ना कहीं, तो कोल्चिसीन देने वाला पौधा है कोल्चिकम। प्याज एलियम सिप्पा भी इसी कुल का पौधा है। लहसुन एलियम सटाइवम भी इसी कुल का पौधा है। ये मैंने कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिन पर मैंने बोर्ड पर जितने भी लक्षण लिखे हैं वो सब लागू हो जाते हैं। ये लीलियसी हो गई। तो अब तक आपने तीन कुल पूरे पढ़ लिए। आपने फाबेसी पढ़ लिया, सोलनेसी पढ़ लिया और लीलियसी पढ़ लिया। अब आपकी एनसीईआरटी में एक जगह है जहां फैमिली के ऊपर क्रूसीफेरी कुल का डायग्राम दिया हुआ, हालांकि वर्णन नहीं किया है उसका। मैं क्रूसीफेरी कुल को भी मोटा मोटा आपको यहां पढ़ा देता हूं, केवल इंपॉर्टेंट लक्षण लिखूंगा मैं उसके। आप क्रूसीफेरी कुल के उस मोटे मोटे लक्षणों को यहां देख लेंगे। ये रहा क्रूसीफेरी कुल। सबसे पहले तो अगर आपकी स्पेलिंग चेक करेंगे तो इसमें ACEAE नहीं आ रहा है, इसलिए इसको नया नाम देने की जरूरत पड़ी, और इसका नया नाम है ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ब्रेसिकेसी। ये देखो ACEAE आ रहा है। इसका अन्य नाम भी है, इस कुल में, इस कुल का प्रतिनिधि पौधा सरसों है, इसलिए अपन इसको सरसों कुल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके लक्षणों की बात करेंगे तो सबसे पहले वितरण, वही ये भी सर्वव्यापी या विश्वव्यापी होता है। कायिक अभिलक्षण, जिनमें पहले स्वभाव की बात करेंगे। सरसों का पौधा सबने देखा होगा, लकड़ी नहीं होती है, मतलब इस कुल के अधिकांश पौधे शाक होते हैं। कुछ झाड़ी और कुछ वृक्ष भी हो सकते हैं। अन्य की तरह मैंने इसका वितरण बोला है, अन्य की तरह मैंने इसका स्वभाव बोला है। खैर, स्वभाव के बाद में एक खास बात है स्वभाव, मूली भी इसी कुल में आता है। तो आप देख सकते हो कि मूली खाने के बाद में आपको एक स्पेशल डकार आते हैं जिसमें बदबू होती है। वास्तव में इस कुल के पादप अंगों में तीक्ष्ण गंध होती है। कौन सी, क्या बताया मैंने आपको? पादप अंग, और वो बता दोगे आप, तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं। उनमें तीक्ष्ण गंध होती है, और वो तीक्ष्ण गंध किसकी वजह से होती है? इनमें सल्फर युक्त यौगिक होते हैं, उसकी वजह से, सल्फर युक्त यौगिकों के कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। सल्फर का हिंदी होता है गंधक, गंध करने वाला। तो इनके पादप अंग तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं, इनमें सल्फर युक्त यौगिक पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनमें तीक्ष्ण गंध होती है। कायिक अभिलक्षण में जड़ की बात जरूर करेंगे, द्विबीजी पादपों का कुल है।
तो कोई विशेष बात नहीं है, मूसला मूल तंत्र हो जाएगा। तने में कोई विशेष बात नहीं है, अधिकांश पौधे शाक है तो तना शाक ही है, कभी कभी काष्ठी है, प्राय ऊर्ध्व, कभी कभी दुर्बल, प्राय शाखित, कभी कभी अशाखित, बेलनाकार आकृति। पत्तियां, ये द्विबीजी पादप का कुल है तो पत्तियां प्राय कैसी होगी? अनुपर्णी। पत्तियां सैवरंती। द्विबीजी पादप का कुल है तो जालिकावत शिरा विन्यास। पत्तियां सरल होती है, बड़ी अच्छी बात। यह पत्तियां वीणाकार आकृति की होती है, इंपोर्टेंट, वीणाकार आकृति याद रख लेंगे। मतलब पत्तियां पालियों में बटी होती है। मूली की पत्ती देखिए आपने, वो पाली में बटी होती है और पालियों की संख्या विषम होती है, ऐसी होती है मूली की पत्ती। मैं इधर बनाऊं, ये लोब, ये देखिए ये पालियां, और पालियों की संख्या विषम है, इसलिए वीणाकार आकृति की पत्ती पाई जाती है। यह याद करने की बात है। पुष्पक्रम, पुष्प अभिलक्षण में जाएंगे। पुष्पक्रम, तो पुष्पक्रम यहां एसिमाक्सी एसिमाक्स होता है। ये देखो, एसिमाक्स प्रकार का पुष्पक्रम ज्यादातर में होता है। एसिमाक्स का मतलब सैवरंती पुष्प लगे होते हैं पुष्पावली वरंत पर अग्राभिसारी क्रम में। पुष्प, और पुष्प का वर्णन करने के लिए आपको पुष्प सूत्र आना चाहिए, और इसका पुष्प सूत्र ये होता है क्रूसीफेरी कुल का, ये याद करना है। ये सरसों में लिख रहा हूं मैं, ऐसा होता है। ये उस पर लिखा हुआ अधूरा है, आप उसको पूरा कर सकते हैं एनसीईआरटी में। इसी को पढ़ाने के लिए मैंने ये पूरा पढ़ाया है। यहां से आप बहुत आराम से वर्णन कर सकते हो पुष्प का। असहपत्री, तिरजा सम्मित, उभयलिंगी, चारों चक्कर दिखाई दे रहे हैं तो पूर्ण पुष्प, और आप देख रहे हैं नीचे लाइन है तो हाइपोगाइनस पुष्प, और यहाँ चार या चार की गुणज में तो चतुर्थई पुष्प। यानी पुष्प असहपत्री, तिरजा सम्मित, उभयलिंगी, पूर्ण पुष्प, चतुर्थई पुष्प, हाइपोगाइनस पुष्प और प्राय सैवरंती पुष्प होता है। पुष्प में चतुर्थई पुष्प होता है इसका, और हाइपोगाइनस पुष्प होता है। ये देखिए, पुष्प चतुर्थई होता है और साथ में हाइपोगाइनस बता सकते हो आप, ऐसा पुष्प होता है इसका। अब बाह्य दल पुंज की चर्चा करेंगे, तो कितने बाह्य दल दिखाई दे रहे हैं? यहां पर 4 बाह्य दल दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये 4 बाह्य दल बनाओ में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 4 में से आप देख रहे हो मैंने 4 को 2 बार लिखा है, 2 + 2। इसका मतलब ये 4 कितने चक्रों में विन्यासित होते हैं? 2 चक्रों में विन्यासित होते हैं। बाहरी चक्कर में भी 2 और भीतरी चक्कर में 2, आप दिखाई दे रहे हैं। 4 2 चक्रों में विन्यासित, बाहरी चक्कर में 2, भीतरी चक्कर में भी 2। ये देखो, ये एक बाहर वाला, दोनों कोर बाहर, ये दूसरा बाहर वाला, ये एक अंदर वाला, और ये एक और अंदर वाला। 4 बाह्य दल, पृथक बाह्य दलीय अवस्था, 2 चक्रों में विन्यासित, बाहरी चक्कर में 2, भीतरी चक्कर में 2, और विन्यास कोर छादी होता है। दलपुंज, ये रहा 4 दल। ये देखिए, ये 4 दल बना दूंगा मैं। ये ऐसे से होते हैं 4 दल। ये पहला दल, ये दूसरा दल, तीसरा दल, चौथा दल। तो 4 दल होते हैं, बिल्कुल कहीं भी ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब पृथक दल ही होते हैं। चार दल होते हैं, पृथक दली होते हैं, कोर स्पर्शी होते हैं। ये अच्छी बात है, कोर स्पर्शी दलपुंज आपको दिखाई भी दे रहा है, और क्रॉस रूप में विन्यासित होता है। क्रॉस रूप के कारण ही इसका नाम क्रूसीफेरी पड़ा हुआ है, क्रूसीफोम दलपुंज, इसीलिए क्रूसीफेरी नाम पड़ा हुआ है। तो 4 दल, पृथक दली, कोर स्पर्शी और क्रॉस रूप दलपुंज। एक खास बात हो रहा है, यहां दल फलक और नखर में विभाजित होता है। फलक इसका फैला हुआ भाग है, ये दल का फलक है पंखुड़ी का, और ये उसका नखर है, और इस नखर के द्वारा ये पुष्पासन से जुड़ी होती है, ऐसा होता है। तो 4 दल होते हैं, पृथक दली होते हैं, क्रॉस रूप में विन्यासित होते हैं, कोर स्पर्श विन्यास होता है, दल फलक और नखर में विभाजित होता है। ये इसका महत्वपूर्ण लक्षण है।
पुमंग, पुमंग में 6 पुंकेसर होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 पुंकेसर पृथक पुंकेसरी अवस्था में होते हैं, कहीं ब्रैकेट नहीं है। 2 चक्रों में विन्यासित है, बाहरी चक्कर में 2 और भीतरी चक्कर में 4। बाहर 2 दिखाई दे रहे हैं और भीतर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, और भीतरी 4 चित्र से दिखाई भी दे रहे हैं, बाहरी 2 से बड़े होते हैं। और यह अवस्था आपने पढ़ रखी है, चतुर्दीर्घीय अवस्था, मतलब यहां चतुर्दीर्घी टेट्राडायनेमस पुंकेसर पाए जाते हैं, यह याद करने की बात है। पराकोश डाइथिकस और अंतर्मुखी होता है। जायांग, द्विअंडपी जायांग दिखाई दे रहा है, संयुक्त अंडपी जायांग दिखाई दे रहा है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। शुरू में अंडाशय में एक कोष्ठक होते हैं, परंतु बाद में आभासी पट रेपलम बनने के कारण अंडाशय द्विकोष्ठकीय हो जाता है। ये इंपोर्टेंट, अंडाशय में आभासी पट रेपलम पाया जाता है। याद करो आभासी पट का नाम, रेपलम। रेपलम की उपस्थिति के कारण यह अंडाशय द्विकोष्ठकीय हो जाता है। भित्तीय बीजांडा न्यास पड़ा हुआ आपका, भित्तीय बीजांडा न्यास होता है, यह भी याद करना है। अंडप अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित होते हैं। देखो तिरछे अंडप सोलनेसी में पड़ा था, और अनुप्रस्थ अंडप आपने क्रूसीफेरी में पड़ा है। वर्तिका सरल है, वर्तिकाग्र द्विपालीवत होता है। ये लीजिए आपका जायांग का वर्णन। फिर फल, ये याद करना पड़ेगा, यहां सिलिकुआ प्रकार का फल होता है। ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा भी नहीं, आपके सिलेबस में है भी नहीं, बस नाम याद करना है। बीज द्विबीजी पादपों का कुल है, तो बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। सूत्र बोर्ड पर लिखा हुआ है और चित्र बोर्ड पर बना हुआ है। ये क्रूसीफेरी फैमिली हो गई। एग्जाम्पल्स में सरसों आ गई, मूली आ गई, सलजम आ गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पैकेज में मैंने लिख के दिए हैं, आपको उनकी रीडिंग लगानी है। मैंने क्रूसीफेरी कुल को बाकी कुलों की तरह नहीं पढ़ा है, मैंने केवल इसके बोर्ड पर इंपॉर्टेंट लक्षण लिखे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका वर्णन नहीं है, केवल चित्र है। चित्र कहां पर है, उसमें लिखा हुआ ना पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन, एक हेडिंग है फैमिली फाबेसी के ठीक ऊपर, वहां पर इसका चित्र दिया। तो आप क्या करोगे, उस चित्र के नीचे इसके इंपॉर्टेंट लक्षण लिख लोगे, और ये क्रूसीफेरी समाप्त हो गई। तो दोस्तों अपने इस पे चारों फैमिली पढ़ ली अभी तक। आपने चारों फैमिली में फाबेसी, सोलेनेसी, लीलियसी को लाइन टू लाइन, चित्र टू चित्र एनसीईआरटी से पढ़ा, क्रूसीफेरी को हमने एक्स्ट्रा पढ़ा, और ये फैमिली समाप्त। अब तक हमने इसमें 4 मतलब फैमिली और मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़ ली। अब हम अगली क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।